तो दोस्तों आज अगर हम इंडिया के सबसे बड़े कंपनीज की बात करें तो रिलायंस पिछले 40 सालों में इंडियन बिजनेस लैंडस्केप की एक जाइंट बन गई है। आज 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यूएशन वाला ये बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट टेलीकॉम, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, फैशन, रिटेल, यहां तक कि मार्केटिंग में हर तरह के फील्ड्स में घुसा हुआ है, हर तरह के फील्ड्स में मौजूद है। लेकिन क्या आपको इस कंपनी की शुरुआत के बारे में पता है? क्या आप ये जानते हैं कि कैसे 1000 रुपए के साथ धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस को इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया? कैसे आज एक कंपनी जो 60 साल पहले तक एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, उसने बिजनेस वर्ल्ड में बड़ी बड़ी फैमिलीज और बड़े बड़े और भी बड़े बिजनेस को पीछे छोड़कर आज वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। और इंडिया जिसे दुनिया का सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट कहा जाता है, उसमें किसी भी फील्ड में रिलायंस का कोई भी मुकाबला नहीं है। और दोस्तों कैसे गुजरात में एक छोटे से गांव से आने वाले एक गरीब बच्चे ने इंडिया की सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर को खड़ा किया, जो आज भी बहुत तेजी से बढ़। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं रिलायंस और धीरूभाई अंबानी के ओरिजिन के बारे में, इस कंपनी के ग्रोथ और बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन बिजनेस हिस्ट्री के सबसे इंटरेस्टिंग सफर को, जो है रिलायंस और धीरूभाई अंबानी का सफर। दोस्तों धीरूभाई अंबानी की कहानी शुरू होती है 1958 में, जब वो सिर्फ 26 साल के थे। उस वक्त उन्होंने यमन के एक पेट्रोल पंप पर क्लर्क की एक नौकरी शुरू की थी, जहां उनका काम था पेट्रोल का हिसाब रखना और कस्टमर्स की मदद करना। लेकिन धीरूभाई अंबानी सिर्फ एक आम क्लर्क नहीं थे। जब बाकी लोग अपना काम खत्म करके घर चले जाते थे, आराम करते थे, तो वहीं धीरूभाई बाजारों में घूमते थे, लोगों से बातें करते थे और यमन की ट्रेडिंग के तरीके समझने की कोशिश करते थे। वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि यमन में बाजार कैसे काम करता है और मिडिल ईस्ट में क्या पूरा सिस्टम है। जहां बाकी लोगों को लगता था कि धीरूभाई अंबानी सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, तो वहीं बहुत कम लोग ये जानते थे कि उनका यही शौक उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख देगा और उनको ऐसी पोजीशन पर लेके जाएगा जहां पे आज तक कोई भी नहीं पहुंचा है। और जैसा कि कहते हैं कि समय का सही इस्तेमाल वही करते हैं जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। और धीरूभाई का ये जुनून उन्हें ऐसी ऊंचाइयों तक ले गया जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो सवाल ये है कि धीरूभाई ने लोगों की बातचीत से ऐसा क्या सीख लिया? तो दोस्तों यमन की गलियों में घूमते घूमते धीरूभाई ने ये देखा कि जितने भी मसाले यमन में बिकते थे वो सब भारत से ही एक्सपोर्ट किए जाते थे। तभी उन्होंने मसालों के दाम को देखकर एक हिसाब लगाया। धीरूभाई ने सोचा कि अगर भारत से 1 किलो हल्दी 10 रुपए में एक्सपोर्ट होती है और यमन में वही हल्दी 50 रुपए किलो में बिकती है, तो मुनाफा कितना ज्यादा हुआ? 40 रुपए पर केजी का मुनाफा सिर्फ 1 किलो पर। और ये 40 रुपए का मुनाफा लगभग 400% का मार्जिन है। और ये तो सिर्फ एक मसाले की बात है। अगर इलायची या लौंग जैसे मसालों का व्यापार हो तो 20 रुपए पर किलो का माल 100 रुपए में बिकता है और 50 रुपए का माल 300 रुपए में बिकता है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मसालों का ज्यादा ना ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट था और ना ही ज्यादा रिस्क था, क्योंकि मसालों को आप लंबे समय तक वेयरहाउस में स्टोर कर सकते हो और मसाले कई महीनों तक खराब भी नहीं होते। और यहीं पर दोस्तों धीरूभाई अंबानी को एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी। Welcome to Bombay, a trading post for centuries, gateway to India and one of the jewels of the British Raj. तो धीरूभाई अंबानी यमन को छोड़कर सीधा मुंबई आ गए, क्योंकि उस समय मुंबई भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब था। और मुंबई आकर धीरूभाई ने अपना ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने रखा रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। He took up a 500 square feet space on rent at the wholesale market district at Masjid Bandar and set up his first office in India, Reliance Commercial Corporation. And with Chamakyan, he struck gold. इसी ट्रेडिंग बिजनेस के सहारे धीरूभाई ने भारत के मसालों को यमन के बाजारों तक पहुंचा दिया, जहां इनकी डिमांड आसमान छू रही थी। और क्योंकि धीरूभाई अंबानी बहुत सालों तक यमन में रहे थे, तो उनको पता था कि कौन कौन से ट्रेडर्स को टारगेट करना है। वो बहुत से ट्रेडर्स को पर्सनली जानते थे, क्योंकि उनसे उनका बहुत पुराना नाता था, बहुत पहले से वो जानते थे। तो वो जानते थे कि मुझे इसी जगह पे इस सामान को उतारना है और इन पर्टिकुलर दुकानों पर इस सामान को इस समय पहुंचाना है। और यही एक्सपीरियंस रिलायंस और धीरूभाई अंबानी की पहली कमाई का मेन कारण बना। जो रिलायंस आगे जाके बड़ी कंपनी बनने वाली थी, वो सिर्फ यही कारण था, क्योंकि धीरूभाई अंबानी कभी भी किसी चीज से पीछे नहीं हटना चाहते थे। लेकिन दोस्तों यहीं पर भारतीय सरकार ने एक बहुत ही बड़ी स्कीम की अनाउंसमेंट की, जिसका नाम था हाई यूनिट वैल्यू स्कीम। और ये ऐसी स्कीम थी जो कि आगे जाकर धीरूभाई अंबानी और रिलायंस की किस्मत बदलने वाले थे। तो चलिए पहले इस स्कीम को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रेडर है जिन्हें 1000 रुपए के कपड़ा इंपोर्ट करना है। तो पहले क्या होता था कि ये ट्रेडर सीधे पैसे देकर इंपोर्ट टैक्स भरकर अपने कपड़े मंगवा लेता था। लेकिन इसी अनाउंसमेंट के बाद
ये इतना आसान नहीं रहा था। सरकार की स्कीम के हिसाब से पहले उन्हें 1000 रुपए का सामान भारत से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी निर्यात करना पड़ेगा, और जब वो ट्रेडर इसे एक्सपोर्ट कर देगा तब जाकर उन्हें 1000 रुपए का इंपोर्ट क्रेडिट मिलेगा, और तब उस 1000 रुपए का क्रेडिट का इस्तेमाल करके वो अपने सामान को आयात कर सकते हैं, यानी इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ भारत सरकार ने यह भी बताया कि अफ्रीकन कंट्रीज में कॉटन के कपड़ों की डिमांड आसमान छू रही है, तो अगर कोई भी आदमी वहां पे इन सब चीजों में ट्रेड करता है तो काफी फायदा हो सकता है। और यहीं पर दोस्तों धीरू भाई के पास एक जबरदस्त एडवांटेज थी, क्योंकि वो पहले से ही मसालों का एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो उनके पास इंपोर्ट क्रेडिट की कोई कमी नहीं थी। इसका मतलब ये था कि जब बाकी ट्रेडर्स दूसरे ट्रेडर्स के पास जाके अपनी इंपोर्ट क्रेडिट को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे, कुछ जुगाड़ लगा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तब धीरू भाई अंबानी बहुत ही आसानी से कोई भी सामान एक्सपोर्ट करके उसके बदले वो कोई भी चीज इंपोर्ट कर सकते थे। तो यहाँ धीरू भाई ने दो चीजें करी। पहले धीरू भाई ने कॉटन, नायलॉन और विस्कोस को एथियोपिया, सोमालिया और केन्या जैसे गरीब अफ्रीकन देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जिससे वहां पे जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। अब जो उन्होंने एक्सपोर्ट किया था उसकी वजह से जो उन्हें एक्स्ट्रा इंपोर्ट क्रेडिट मिल गया, उसका इस्तेमाल करके धीरू भाई ने एक बहुत ही अद्भुत कपड़ा इंपोर्ट करना शुरू किया, जिसका नाम था पॉलिएस्टर। दोस्तों आपको सुनकर अभी लग रहा हो कि पॉलिएस्टर कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उस टाइम पे 1960s में पॉलिएस्टर इंडिया में काफी बड़ी बात थी, क्योंकि हैरानी की बात यह थी कि भारत में जितने भी ट्रेडर्स थे वो या तो सिर्फ कॉटन या तो सिल्क ही इंपोर्ट करते थे और कोई भी फैब्रिक इंपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन धीरू भाई सिर्फ पॉलिएस्टर के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। लेकिन दोस्तों अब सवाल उठता है कि धीरू भाई अंबानी सिर्फ यही एक कपड़ा क्यों इंपोर्ट कर रहे थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उन्हें पता था कि पॉलिएस्टर इंडियन टेक्सटाइल में एक रेवोल्यूशन लाने वाला है। तो सवाल यह है कि पॉलिएस्टर में ऐसी क्या खास बात है। दोस्तों पॉलिएस्टर में 3 बहुत ही खास खूबियां होती हैं जो उसे कॉटन से काफी ज्यादा अच्छा बनाता है और बहुत सारे फील्ड्स में उससे ज्यादा अच्छा एक प्रोडक्ट बना देता है। पहली एडवांटेज है पॉलिएस्टर को इस्त्री यानी कि प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा था ये कॉटन के मुकाबले बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है और बहुत जल्दी ही सूख भी जाता है, जिसके वजह से रोजाना के इस्तेमाल में, डेली लाइफ के इस्तेमाल में पॉलिएस्टर एक परफेक्ट चॉइस था। और तीसरी और सबसे खास बात यह थी कि पॉलिएस्टर कॉटन से सिर्फ बेहतर ही नहीं बल्कि काफी सस्ता भी था, और पॉलिएस्टर बेचने में 300% का प्रॉफिट मार्जिन था। इसीलिए दोस्तों धीरू भाई अंबानी ने बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में पॉलिएस्टर को इंपोर्ट करना शुरू किया। तो अब सवाल यह है कि आने वाले समय में तो और भी ट्रेडर्स और भी इंपोर्टर्स पॉलिएस्टर इंपोर्ट करने लगे थे, फिर भी आगे जाकर धीरू भाई ही भारत के पॉलिएस्टर किंग कैसे बने। इसका जवाब है दोस्तों ब्रांड मार्केटिंग में, और यहीं से शुरू होती है विमल की कहानी। तो दोस्तों जैसे ही ट्रेडर्स ने देखा कि पॉलिएस्टर की ट्रेड में 200 से 300% का प्रॉफिट मार्जिन है, मुनाफा हो रहा है, सब लोग इस बिजनेस में कूद पड़े। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में पॉलिएस्टर बेचने वाले बढ़ने लगे वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ने लगा, और यहीं पर दोस्तों धीरू भाई ने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को समझा जिसका नाम था कमोडिटाइजेशन। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। मान लीजिए मार्केट में सारे ट्रेडर्स 20 रुपए पर केजी के रेट में एक चावल मंगाते हैं, चावल खरीदते हैं, और उसी चावल को 50 रुपए पर केजी में अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को बेचते हैं। तो अब मार्केट का रेट हो गया 50 रुपए पर किलो। पर अब एक व्यापारी यानी कि एक ट्रेडर, एक दुकान वाला ये सोचता है कि अगर वो इसी चावल को 50 रुपए के बजाय 40 रुपए पर किलो में बेचे तो ज्यादा कस्टमर्स उसके पास आएंगे, और ऐसा ही होता भी है। सोचिए अगर आपके सामने 2 दुकानें हैं, दोनों में सेम क्वालिटी का चावल मिल रहा है, लेकिन एक दुकान उसको 10 रुपए कम में बेच रही है, तो आप किसके पास जाओगे? आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जैसा कि मैं समझ सकता हूं कि आप भी सस्ते वाले के पास ही जाओगे, और यही देखकर बाकी के ट्रेडर भी अपना प्राइस गिराना शुरू करते हैं। अगला व्यापारी 35 रुपए पर किलो में बेचेगा, तीसरा व्यापारी इसी रेट को 30 रुपए पर किलो में बेचेगा, और धीरे धीरे चावल का दाम 20 रुपए पर किलो तक गिर जाएगा। और दोस्तों जब प्राइस इतना ज्यादा गिर जाएगा तो किसी के लिए भी प्रॉफिट कमाना तो दूर की बात है, खुद का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो जाता है। इसी को कहते हैं दोस्तों प्राइस वॉर, एक ऐसी लड़ाई जिसमें हर ट्रेडर को अपने प्रॉफिट मार्जिन छोड़ने पड़ते हैं सिर्फ मार्केट में टिके रहने के लिए, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। और यही कमोडिटाइजेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दोस्तों यही धीरू भाई अंबानी ने पॉलिएस्टर के बारे में इस चीज को समझ लिया था कि अगर पॉलिएस्टर को एक कमोडिटी की तरह बेचा गया तो प्राइस वॉर के चक्कर में प्रॉफिट मार्जिन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, ना उन्हें कोई प्रॉफिट होगा ना ही किसी और ट्रेडर को। उन्होंने देखा कि जैसे चावल के लिए मार्केट में प्राइस गिराने की रेस शुरू हो जाती है, वैसे ही पॉलिएस्टर मार्केट में भी शुरू हो जाएगी, तो हर ट्रेडर धीरे धीरे अपना प्राइस कम करता जाएगा और आखिर में किसी के पास भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन बचेंगे ही नहीं। इसलिए दोस्तों धीरू भाई ने एक ऐसा ब्रांड बनाया जो सिर्फ कपड़ों का नहीं बल्कि भरोसे और प्रीमियम क्वालिटी का प्रतीक बन गया। इस ब्रांड ने पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया था, और इस ब्रांड का नाम था विमल क्लोथिंग। Soon he progressed from yarn trading to textiles and set up his first textile mill at Naroda. With this, a brand was born, Vimal. He was all set to change his fortune and that of India.
दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1966 में, जब धीरू भाई ने 3 लाख रुपए जोड़कर लोन लेकर एक फैक्ट्री खड़ी की। और यहाँ जो हुआ उसे समझने के लिए हम आज के जमाने का एक एग्जांपल लेते हैं। आज के मार्केट में 1 मीटर पॉलिएस्टर का रेट आता है 100 रुपए। अगर आप 2.5 मीटर पॉलिएस्टर खरीदते हो तो उसका टोटल रेट हो जाता है 250 रुपए। अब अगर आप डायरेक्टली उस कपड़े को जाके किसी दुकान वाले को बेचते हो तो आपको लगभग क्या पता आप 300 रुपए में उसे बेच दो, तो हो सकता है कि आपका प्रॉफिट आपको 50 रुपए का हो जाएगा। लेकिन जरा इसे सोचिए कि आपने एक मिल लगा दी, उसके बाद आपने उसी 2.5 मीटर पॉलिएस्टर को लेकर एक रेडीमेड शर्ट में बदल दिया और उस पर वैन ह्यूसन जैसे एक प्रीमियम ब्रांड का टैग लगा दिया, जो कि उस कंपनी का है नहीं, पर आपने उसका टैग लगा दिया। तो वही शर्ट मार्केट में 1200 रुपए तक बिक सकती है। क्यों? क्योंकि आपने एक सिंपल रॉ मटेरियल को एक प्रीमियम फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। और पहले जहां आप सिर्फ 50 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन इस वैल्यू एडिशन और ब्रांडिंग के साथ ये मार्जिन सीधा 950 रुपए तक बढ़ गया। और ये है दोस्तों वैल्यू एडिशन का पावर, जो एक कमोडिटी को एक प्रीमियम प्रोडक्ट में बदल देता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं। और दोस्तों यही चीज धीरू भाई अंबानी ने विमल के लिए करी। इसी विजन के साथ धीरू भाई ने विमल को एक प्रीमियम ब्रांड बनाने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए। उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके विमल के लिए टॉप सेलिब्रिटीज को साइन किया और कुछ ही महीनों में वर्ल्ड कप से लेकर टीवी सीरियल्स तक हर जगह विमल के एड्स घूमने लगे। विमल के नाम हर घर में एक ऐसे ब्रांड के रूप में छा गया था, उसका नाम हर जगह ऐसे छा गया था जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड से भी कंपेयर कर रहा था, उसे कम्पीट कर रहा था और भरोसे के मामले में साथ साथ प्रीमियम क्वालिटी का प्रतीक बन चुका था। सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतना पैसा कहां से आएगा, और यही धीरू भाई अंबानी की एंट्री आगाज हो रहा था रिलायंस का पहली बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर, और कहां पर? भारत। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी धीरू भाई को कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स विमल के कॉम्पिटिटर्स को सपोर्ट करते थे और विमल को जानबूझकर इग्नोर कर देते थे। लेकिन धीरू भाई ने इस मुश्किल सिचुएशन में एक ऐसा मौका ढूंढा, और कहते भी है ना कि जो लोग तूफानों में मौका ढूंढते हैं, तूफानों में रास्ता ढूंढते हैं, वही इतिहास लिखते हैं। और धीरू भाई ने इसी तूफान में एक ऐसा रास्ता ढूंढा, और ये रास्ता था डायरेक्ट टू रिटेल मॉडल, यानी कि D2C मॉडल जिसे कहते हैं। दोस्तों धीरू भाई ने एक रेवोल्यूशनरी सोच अपनाई, जिसमें उन्होंने मिडल मैन यानी कि बिचौलिए को साइडलाइन करने का एक फैसला किया और सीधा रिटेलर को कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। अब जरा गौर से सुनिए, आमतौर पर आज भी कपड़े के मार्केट में, यानी कि कपड़े जब भी होते हैं मार्केट में एक फिक्स तरीके से पहुंचते हैं। पहले तो ब्रांड उस कपड़े को मैन्युफैक्चर करेगा और फिर ब्रांड होलसेलर को उसे बेचता है, फिर वो होलसेलर इस कपड़े को रिटेलर को बेचेगा और फिर आगे जाकर वो रिटेलर आप तक उस कपड़े को पहुंचाता है। और इस चीज के प्राइस ब्रेकडाउन को समझने के लिए मान लो कि एक शर्ट बनाने का खर्चा आ रहा है 300 रुपए, ब्रांड अपना प्रॉफिट डबल करके 600 रुपए में उसी कपड़े को होलसेलर को बेचता है, होलसेलर उसी कपड़े को 900 रुपए में रिटेलर को बेचता है, और फिर जो रिटेलर होता है, जो दुकानदार होता है, आपको उस कपड़े को 1200 रुपए में अपने खुद के 300 रुपए के प्रॉफिट में बेच देता है। यानी मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक प्राइस लगभग 4 गुना बढ़ चुका है और मैन्युफैक्चरर को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा और साथ ही कस्टमर को भी ज्यादा पेमेंट देनी पड़ रही है। तो धीरू भाई ने सोचा क्यों ना मिडल मैन यानी कि बिचौलिए को हटाकर, जो कि होलसेलर है, उसको हटाकर कपड़े डायरेक्टली रिटेलर और कस्टमर तक पहुंचा दिए जाएं। यानी 300 रुपए का कपड़ा रिटेलर आज 900 रुपए में खरीद कर 1200 रुपए में बेचता है। लेकिन अगर विमल ने डायरेक्टली इस कपड़े को रिटेलर को 700 रुपए में बेचा और रिटेलर ने इस कपड़े को 1100 रुपए में कस्टमर को बेचा, तो सबका ज्यादा फायदा होगा। विमल को 300 की जगह 400 रुपए का प्रॉफिट होगा, रिटेलर को 300 की जगह 400 का प्रॉफिट होगा और साथ ही कस्टमर को भी 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। पहले जहां वो 1200 रुपए में कपड़ा खरीदा था, अब उसको वो कपड़ा 1100 रुपए का मिल जाएगा। और इसी के साथ धीरू भाई ने एक और कदम उठाया। धीरू भाई ने अपने खुद के एक्सक्लूसिव शोरूम्स खोल दिए और जैसे ही मार्केट में विमल के कपड़े आए तो कस्टमर्स ने विमल को इतना पसंद किया कि 1980 यानी 1980s तक रिलायंस या फिर विमल आप जो भी कह लीजिए, उनके कपड़े 20 कंपनी ओन शोरूम्स, 600 फ्रेंचाइजेस और 20,000 रिटेल स्टोर्स तक पहुंच चुके थे। और दोस्तों इसी स्ट्रेटजी के साथ रिलायंस का बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ा कि 1980 आते आते रिलायंस ने 240 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था। सोचिए एक आम आदमी जो सिर्फ 8वीं तक पढ़ा हो, उसको कपड़ा मार्केट में कोई भी अनुभव भी नहीं है, वो एक टाइम पे क्लर्क का काम करता था, लेकिन आगे जाकर वही टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पॉलिएस्टर किंग बन गया। और दोस्तों यही है धीरू भाई अंबानी की कहानी और रिलायंस के आगे की कहानी, जिसमें वो पेट्रोलियम में कैसे जाते हैं, उसके बाद टेलीकॉम में कैसे आते हैं, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आप रिलायंस और धीरू भाई के बिजनेस मॉडल और उनकी सक्सेस के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि उनका ये मॉडल आज के टाइम में चल पाएगा या फिर उन्होंने उस टाइम पे इतनी मेहनत की थी इसलिए उस टाइम पे चल गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही और भी बिजनेस वीडियोस देखने हैं या फिर ऐसे ही केस स्टडी वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी ऑल पे जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।